देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि उस रात यानी कि 8 और 9 की रात आखिर उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ। तहकीकात के दौरान मामला पहले हाई कोर्ट में पहुंचता है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है। वहां पर जब तहकीकात करते हुए ये पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार से ट्रेनी डॉक्टर की लाश आपको कब मिली, जिस पर जवाब मिलता है कि 6 बजे। इसी के साथ फिर पूछा जाता है कि फिर करीब 3 घंटों तक उसके परिजन से इंतजार क्यों करवाया गया। इसके बाद उनसे पोस्टमार्टम के बारे में भी सवाल जवाब किए जाते हैं, तो जवाब मिलता है कि पोस्टमार्टम रात के करीब 8:30 के आसपास और एफआईआर रात के 11:45 पर दर्ज की गई। आज तक किसी ने भी ये नहीं सुना होगा या फिर आज तक के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि पहले लाश मिली, फिर पोस्टमार्टम हुआ और फिर अंत में एफआईआर लिखी गई। जबकि नियम के अनुसार जब लाश मिलती है तो पहले एफआईआर होती है, उसके बाद पंचनामा किया जाता है, फिर बारी आती है पोस्टमार्टम की, जिसके बाद लाश को परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हुआ है। पूछताछ अब भी जारी है। पूछताछ के दौरान एक ऑडियो का भी जिक्र आ रहा है जिसमें कि बंगला भाषा में बात हुई है। उस ऑडियो का ट्रांसलेट जो सामने आ रहा है उसमें कहीं पर 5 डॉक्टर की बात आ रही है तो कहीं पर 7 डॉक्टर की बात आ रही है कि घटना की रात वो वहाँ थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ केस को तहकीकात से गुमराह करने के लिए सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही हों। सवाल बहुत हैं लेकिन जवाब नहीं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज 4थी मंजिल के सेमिनार हॉल, जहां पर सभी डॉक्टर्स आराम करने के लिए चले जाते हैं, इसी तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज की चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की पोस्ट ग्रेजुएट की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी जो 8 अगस्त की रात सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए जाती है। सुबह के वक्त डॉक्टर जाते हैं सेमिनार हॉल में और उस ट्रेनी डॉक्टर से बोलते हैं कि मैडम सुबह हो गई है, उठ जाइए। ट्रेनी डॉक्टर के माथे पर हाथ था, आंखें दिखाई नहीं दे रही थी। अक्सर लोगों की आदत होती है कि माथे पर हाथ रखकर सोते हैं, उसी तरह से वो ट्रेनी डॉक्टर भी माथे पर हाथ रखी थी। तो वो डॉक्टर दरवाजे से ही देखता है कि वो सो रही है, बाकी का हिस्सा उसे दिखाई नहीं देता क्योंकि बाकी का हिस्सा किसी टेबल की ओट में था। वो डॉक्टर वापस आ जाता है। उसके बाद एक कर्मचारी ऊपर सेमिनार हॉल में जाता है। वो देखता है कि ट्रेनी डॉक्टर खून से लथपथ थी, कमर के नीचे के हिस्से पर कपड़ा तक नहीं था। फिर ये खबर पूरे हॉस्पिटल में फैल जाती है कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी गई है। फिर जैसे जैसे सबको पता चलता है लोग भागकर सेमिनार हॉल की तरफ बढ़ते जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब इतने लोग वहाँ जाएंगे तो उनके जूते चप्पल के निशान भी वहाँ पड़ेंगे और साथ ही साथ हाथ भी किसी न किसी चीज़ पर पड़ेंगे ही। इसके बाद वहाँ के प्रिंसिपल को खबर दी जाती है कि सेमिनार हॉल में इस तरह की घटना हो गई है। फोटो भी दिखाई जाती है। प्रिंसिपल की आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। इसके बाद 10:45 से 10:53 के करीब उसके घर वालों को भी सूचित कर दिया जाता है कि आपकी बेटी काफ़ी बीमार है। पिता एकदम अचंभित हो जाते हैं कि बेटी इतनी बीमार कैसे हो सकती है, क्योंकि उसने रात में 11 बजे अपनी माँ से बातें भी की थी और फिर वो तो हॉस्पिटल में है, ऐसे कैसे हो सकता है। माता पिता जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां उन्हें उन्हीं की बेटी से मिलने नहीं दिया जाता है। माता पिता बहुत परेशान थे कि तभी उनके कानों में सेटलमेंट की बात पड़ती है। पुलिस वाले और वहाँ का प्रिंसिपल कुछ खिचड़ी पका रहे थे आपस में, क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई थी और प्रिंसिपल को डर था कि कहीं ये बात हॉस्पिटल के बाहर चली गई तो यहाँ की बहुत बदनामी होगी, जिस कारण पुलिस वाले और प्रिंसिपल आपस में सेटलमेंट की बात कर रहे थे। ट्रेनी डॉक्टर अपने माता पिता की इकलौती संतान थी जिसकी की हत्या की गई थी। माता पिता ने मिलने वाले मुआवजे को भी ये कहकर ठुकरा दिया कि वो उनकी इकलौती बेटी थी जिसे कि उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला था। इसलिए वो चाहते हैं कि इस मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो।